हेलो गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो बैकएंड डेवलपमेंट में HTML का सेकंड लास्ट टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे फॉर्म्स के बारे में। HTML फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये। और अगर आपने सिर्फ बैकएंड डेवलपर रहना है और थोड़ा बहुत साथ फ्रंट एंड करनी है तो ये फॉर्म आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। और फ्रंट एंड में भी ये फॉर्म यूज़ होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड में ये है कि आप फॉर्म यूज़ के बगैर भी वो फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं रिएक्ट में। लेकिन अगर सिर्फ बैकएंड वाले हैं और फ्रंट एंड में आपने लारावेल का जो एक अपना सिस्टम होता है, ब्लेड टेम्पलेट, वो यूज़ करना है, तो फिर आपको ये फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। फ्रंट एंड में भी प्रेफर यही किया जाता है, रिएक्ट में भी, कि आप फॉर्म यूज़ करें। लेकिन फॉर्म आप यूज़ ना भी करें फिर भी काम चल जाता है। अच्छा, तो फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम जो फ्रंट एंड का डाटा होता है उसको बैकएंड पर भेजने के लिए फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसमें इसकी डिफरेंट इनपुट टाइप्स होती हैं। हम एक फाइल बना लेते हैं फॉर्म के नाम की, और हमारा एक फोल्डर है जो इसको हम VS कोड में ओपन करते हैं। हमारा समझ लें हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें हम ये टोटल काम कर रहे हैं, सारे लेक्चर उसी में फोल्डर में ऐड कर रहे हैं। तो उस फोल्डर वो है हमारा डेस्कटॉप पर। इसका नाम है HTML5। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी दो लेक्चर ऑलरेडी ऐड हुए हैं, एक इसमें और ऐड कर लेते हैं। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके न्यू फाइल के ऊपर, और इसका नाम रख लेते हैं हम फॉर्म्स .html। आपने साथ लिखना होता है। और ये वाले हम क्लोज कर देते हैं, दूसरे जो हैं यहाँ आपने लिखे हैं HTML, और HTML5 को सिलेक्ट करें। और बॉडी के अंदर आप एक बेशक पहले हम H1 लिख लेते हैं, और इसमें हम लिखते हैं HTML फॉर्म्स। और नीचे हम फॉर्म टैग लगाते हैं फॉर्म लिखने के लिए। फॉर्म ये टैग लगाया, इसको हमने क्लोज किया, ऑटोमेटिक ऑटो क्लोज भी हो गया। यहाँ आमतौर पे जब आप सिर्फ रिएक्ट के बगैर आप सिंपल HTML यूज़ करते हुए और बैकएंड में लारावेल या कोई PHP यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप एक्शन देते हैं, और एक्शन में आप URL देते हैं, यूर बैकएंड URL। अगर PHP में आप कर रहे हैं तो .php लगाते हैं। अगर लारावेल में है तो आप सिंपल इसी तरह इसको URL दे सकते हैं, जिस तरह आपने बैकएंड पर बनाया हुआ होगा उस तरह आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो मेनली इनपुट्स यूज़ होती हैं फॉर्म के अंदर, इनपुट का टैग ये हमने सिलेक्ट किया, और ये इसकी टाइप है जो कि ऑटोमेटिक उसने टेक्स्ट सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर इसकी हम लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू में कोई भी चीज़ हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब कि डिफ़ॉल्ट। सेव करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ये फॉर्म जो है इसमें अभी सिर्फ हमने एक इनपुट डाली है। ये इस तरह शो हो रहा है। तो हम अपने फोल्डर को ओपन करेंगे जो कि डेस्कटॉप के ऊपर है। यहाँ पर डेस्कटॉप में HTML5 के नाम का फोल्डर है। डेस्कटॉप, ये वाला HTML5, इसमें फॉर्म्स। और ये देखें, ये जो डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पर इसमें लिख कर आ गई। अब कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ इंटर होती जाएगी। इसी तरह एक और हम इनपुट बना लेते हैं। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसकी टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बगैर ये इनपुट कैसे आती है। ये देखें, ये इनपुट उसके साथ आई है लेकिन अंदर कुछ भी उसने नहीं ऐड किया हुआ। और इस इसके इनपुट के नॉर्मली हम लेबल भी साथ लगाते हैं। इनके पहले लेबल का टैग लिखते हैं। ये लेबल
का टैग लग गया और इसके अंदर आमतौर पर हम ये इनपुट लिखी जाती है। और ये फार लेबल फार्म यानी कि लेबल किसके लिए है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ इनपुट टू, इनपुट टू के लिए है ये लेबल। और यहाँ पर फिर आईडी देना पड़ेगी इसको, सेम जिसके लिए फार लगाया है वो आईडी हमें यहाँ पर देना पड़ेगी। अब ये इनपुट जो है मैंने लेबल के अंदर ही लिखी है, तो ये काम वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, फार और आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनपुट हम बाहर लिखें फिर ये मेंशन करके उसको बताना इजी रहता है ब्राउज़र के लिए समझना कि ये इनपुट किसके लिए। नॉर्मली जो लेबल हम लगाते हैं ये आईडी और फार चेक बॉक्सेस के लिए लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा चेक बॉक्सेस में साथ लिखा हुआ होता है। आपको मैं किसी एक वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। इसमें इस वेबसाइट पर मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पर मैं आपको चेक बॉक्सेस का दिखाता हूँ कि लेबल साथ क्यों ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अब ये है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, इस टेक्स्ट के ऊपर, तो ये फिर भी ये वाला सिलेक्ट हो जाता है। ये देखो इसके ऊपर क्लिक किया लेकिन फिर भी ये वाला हो गया, इसके अंदर क्लिक किया फिर भी हो गया। तो ये फार लगाने की वजह से होता है कि ये लेबल इस इनपुट इस रेडियो बटन का है, तो उसको ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो बाकी जिनकी टाइप टेक्स्ट होती है इनपुट की, उसके साथ आप वो फार और आईडी ना भी लगाएं तो काम चल जाता है। और इसमें लेबल के अंदर यहाँ पर उसका लिखा जाता है कि लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ इंटर यूर यूर नेम। अभी साथ उसके लेबल ऊपर आ जाएगा कि इंटर यूर नेम, और आगे उसकी इनपुट आ जाएगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने क्योंकि इसको लगाई हुई है तो इसलिए पहले वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, अगर ये मिटा देंगे तो वो हट जाएगा। अच्छा जी, और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इनपुट ये आपको बता दिए, इनपुट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इनपुट की टाइप टेक्स्ट हो सकती है, रेडियो हो सकती है, चेक बॉक्स हो सकती है, बटन हो सकती है। इनपुट की टाइप मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक और इनपुट लगाता हूँ और इसकी टाइप में रख देता हूँ बटन। तो ये इनपुट हमारी एज अ बटन काम करेगी। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये वो इनपुट है जिसकी टाइप मैंने बटन रखी है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू में लिख देते हैं, वैल्यू में जो चीज़ लिखी वो इनपुट में शो होती है, तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ बटन। अब ये इनपुट हमारी एज अ बटन काम कर रही है, इसके ऊपर अब क्लिक करने पर ये एज अ बटन इसको क्लिकेबल है। और फॉर्म को सबमिट करने के लिए इनपुट की टाइप सबमिट की जाती है। इनपुट की टाइप सबमिट यहाँ पर लिखी जाती है, और यहाँ वैल्यू में भी हम सबमिट लिख देते हैं। और इसका सबमिट करने के लिए अगर मेथड फॉर्म में हमने नहीं लिखा हुआ, इसकी एक मेथड एट्रीब्यूट भी होता है, गेट या पोस्ट, और भी मेथड होते हैं लेकिन स्टाफ सिर्फ गेट या पोस्ट अभी आप मेन दिमाग में रखें। तो डाटा भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट मेथड यूज़ होता है, डाटा गेट करने के लिए गेट का मेथड यूज़ होता है। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे और इस सबमिट के ऊपर क्लिक करने पर ये देखें वो उसने इसको बैकएंड यूआरएल की तरफ मेंशन कर दिया। और क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता बैकएंड पर, तो इसलिए इसने इसको नॉट फाउंड कह दिया। और अगर हम इसको गेट यहाँ पर कर दें, मेथड इसका गेट रखें, तो फिर इसका बिहेवियर देखते हैं। फिर ये चीज़ें हमने लिखी हुई होंगी ये भी ऊपर यहाँ पर आ जाएंगी। मेथड गेट इसका करने पर इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इस नेटवर्क टैब में आना है, और फिर हम इसको अब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेटवर्क टैग में नहीं आ रहा,
बैकएंड यूआरएल डॉक्स के तौर पर इसको ले रहा है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता बैकएंड पर, इसलिए ये हमारा यूआरएल एग्जैक्ट सही उसको फाइंड नहीं हो रहा। तो अभी आपने इस के लिए परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। आपने सिर्फ इसको, ये बाद में देखेंगे जब हम लारावेल स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें हम इसका एक्शन देखेंगे कि कैसे बैकएंड पर ये सबमिट हो जाती है। और आमतौर पर हम इसके साथ नेम भी लिखते हैं। नेम में इसकी हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिसको हमने बैकएंड पर गेट करना है। ये बार बार बैकएंड का मैं नाम ले रहा हूँ तो उससे आपने परेशान नहीं होना। इसका हम लास्ट नेम कह देते हैं। आपने सिर्फ अब ये देखना है कि इनपुट कैसे हम ये लगा सकते हैं, इनपुट की ये हम टाइप वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसका मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और वैल्यू इसकी भी डिफ़ॉल्ट में हटा देता हूँ। अब हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं, हो सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम का भी बाज़ दफ़ा, क्योंकि हम प्योर HTML के अंदर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट और वो है नहीं। तो हाँ, उस वजह से हमारा ये यहाँ पर नहीं आ रहा था। अब ये देखें ऊपर जो है आपका फर्स्ट नेम आया, फर्स्ट नेम के अंदर जो मैंने ये लिखा है वो ये जो मैंने इनपुट में लिखा था वो, और ये सेकंड में ये वाला आ गया। इसको दोबारा से हम सही वाला इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद, और आगे मैं लिख देता हूँ वसीम, और अब इसको सबमिट करते हैं। तो अब ये देखें फर्स्ट नेम जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा था वो नेम में वो है मोहम्मद, और लास्ट नेम वसीम। तो ये बैकएंड पर ये डाटा इस तरह भेजा जाता है। अब अगर इसका मेथड हम रखें पोस्ट, जो पहले हमने रखा था और वो हमें नेटवर्क टैब में दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें वेरिएबल ना होने की वजह से ये था। तो इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करके जाकर नेटवर्क टैग में देखते हैं कि बैकएंड पर क्या चीज़ सेंड हो रही है। यह मोहम्मद लिखा, इधर वसीम लिखा, सबमिट किया। अब ये देखें ऊपर तो वो नहीं आया यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो इसके पे लोड का एक बटन होता है, ये वाला बेट वाला, इसमें वो वेरिएबल जा रहा होता है, ये फर्स्ट नेम मोहम्मद और लास्ट नेम वसीम। तो इस तरह ये बैकएंड पर डाटा, अब बैकएंड में क्योंकि ये वाला यूआरएल बना हुआ नहीं, तो वो वहाँ पर रिसीव हो ना हो वो हमारा मसला नहीं होता। हमारा फ्रंट एंड के तौर पर यहाँ पर हमें सिर्फ डाटा भेजना होता है। जब हम वो बैकएंड सीखेंगे लारावेल वाली, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि कैसे इस डाटा को हमने गेट करना होता है जो फॉर्म से भेजते हैं। अच्छा जी और इसमें हम इसकी इनपुट फील्ड्स टेक्स्ट हमने देख लिया, इसकी रेडी होती है, चेकबॉक्स होती है, सबमिट इसकी इनपुट टाइप होती है, और लेबल भी हमने देख लिए, लेबल यूज़ होते हैं। और आपको दिखा भी दिया है कि कैसे करके हम इसको एक लाइव वेबसाइट पर किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और चेक बॉक्सेस होते हैं, ये वाली एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। आपने भी ये एग्जांपल इसको यहाँ से सारे को रीड करके, जो हम कवर नहीं कर सकेंगे वो सारी एग्जांपलें आपने एक दफ़ा यहाँ पर ट्राई इट में करनी है अपने पास। ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये एग्जांपल एक है चेक बॉक्सेस की है, और इसमें इसको रिफ्रेश करते हैं हम। ये चेक बॉक्सेस हैं, ये देखें, ये चेक बॉक्सेस इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं कि कौन सा डाटा बैकएंड पर हमने किस किस को जो जो चेक हुए हुए होंगे वो बैकएंड पर जाएगा। अब साथ में अब सबमिट का बटन भी होना चाहिए जिसको सबमिट करके बैकएंड पर भेजेगा। अगर आप सिंपल बटन भी लगा देंगे ना, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्शन होता है वो सबमिट होता है। अगर हम ये बटन भी लगा दें, और इसको मैं ओके लिख देता हूँ, और इसकी मैं टाइप नहीं लिखता, इसकी मैं टाइप यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, इधर टाइप, अगर टाइप बटन लिख दूंगा फिर वो सबमिट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं टाइप नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टाइप है वो बटन होती है। आप यहाँ पर एक्शन में कोई भी अपना डमी यूआरएल देकर और मेथड पोस्ट लगाकर आप इसको सबमिट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा डाटा पेलोड में जा रहा है। मेथड पोस्ट करेंगे तो आपको पेलोड में देखना पड़ेगा नीचे नेटवर्क टैब के अंदर, और अगर मेथड गेट करेंगे तो ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन सा जा रहा है। अभी इसमें जिस नाम से ये व्हीकल 3 वाला जा रहा है, या ये व्हीकल
टू वाला जा रहा है, जिस नाम जो जो सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे बैकएंड पर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सबमिट बटन। ये हमने देख लिया है। इनपुट को भी हम सबमिट बटन बना सकते हैं, या फिर जो सिंपल बटन होता है उसको भी बटन बना सकते हैं। और भी इनपुट की बेशुमार टाइप्स होती हैं। ये इसमें टारगेट एट्रीब्यूट में बताया हुआ है कि टारगेट सेल्फ है, ब्लैंक है, पेरेंट है। ये आप साथ इसको टारगेट भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में खोलना चाहिए उसको, या सेल्फ में इधर ही खोलना चाहिए, या कहाँ आप उसको भेजना चाहते हैं। अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट आप लगा सकते हैं। ऑटो ऑटो कंप्लीट आप इनपुट के साथ भी लगा सकते हैं, या फॉर्म का आपका इनिशियल टैग है उसके साथ भी लगा सकते हैं। जो इनपुट में आप इंटर करें सिर्फ वैल्यू, और वो आपको ऑटो कंप्लीट करके चीज़ें देगा। अब इसमें और भी बेशुमार चीज़ें यूज़ होती हैं। सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, और इसमें जो ये डेटा लिस्ट है, ये नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। आपको मैं अपनी वेबसाइट पर भी डाटा लिस्ट की मिसाल दे देता हूँ। ये यहाँ पर डाटा लिस्ट यूज़ हुई है। अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ तो ये नीचे इधर उसके सजेशन आ रही है कि ये डाटा लिस्ट है। तो ये डाटा लिस्ट वाली भी आपने अच्छे तरीके से इसकी एग्जांपल को समझ लेना है। इसमें हम ये सिलेक्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं। इसको कॉपी करके आते हैं, अपने पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और सेव करेंगे, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ। अब ये सिलेक्ट के लिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, सिलेक्ट का आ रहा है। ये पहले एक सिलेक्ट हुई हुई है, बाकी नीचे आ रही है। तो इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट हो जाएगी। और पूरा फॉर्म मतलब, और आपका नाम भी होगा, आपने एड्रेस लिखना है वो भी लिखा हुआ होगा। सबमिट के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये जो कार सिलेक्ट हुई हुई है वो बैकएंड पर जाएगी। कैसे जाएगी? जो नाम कार्स के अंदर कार्स के अंदर जो वैल्यू जो सेलेक्ट हुई होगी, मतलब कि ये फीएट सेलेक्ट हुई हुई है, तो आपके वेरिएबल में जाएगा कार्स इज इक्वल टू फीएट। बाकी आपने खुद भी इसको ट्राई करके देख लेना कि कैसे पेलोड में कैसे वेरिएबल बन के जा रहे हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल भी लगा सकते हैं। नीचे एग्जांपल में उसने आपको बताया हुआ होगा कि आप साथ मल्टीपल्स भी लगा सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो आपने टाइप में उसको मल्टीपल देना है एक एट्रीब्यूट के तौर पर, और फिर मल्टीपल आपको सिलेक्ट करना अलाउ कर देगा। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। अब इसमें से आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ऑटो सेलेक्ट हुई आ रही है। ये हमारे कोड में मसला है कोई? क्या मसला है? साइज इसने 4 का है, और मल्टीपल का है, और वैल्यू ये वैल्यू है इसका। क्या मसला है इसमें? बिल्कुल ठीक है लिखा हुआ था। साइज, ये साइज हम एक दफ़ा हटा के देखते हैं ये क्या कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ऐसे, हाँ ऐसे ये सिलेक्ट होता है। आपने साथ सेलेक्ट करने के लिए, मल्टी सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट भी प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर ये आप मल्टी इसको सेलेक्ट कर सकेंगे। शिफ्ट प्रेस किए बगैर आप इसको एक एक ही सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके रखने से ये मल्टी सेलेक्ट होगा। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कोड है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। ये जो हम बड़ी इनपुट की बजाय ज़्यादा हमने कोई चीज़ लिखनी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सेलेक्ट के बाद नीचे हम, अच्छा फॉर्म टैग हमने लगाया हुआ नहीं। फॉर्म टैग आपको नज़र तो नहीं आता फ्रंट एंड पर, लेकिन उसको एक्शन में भेजने के लिए फॉर्म टैग लगाना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर ये मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये टेक्स्ट एरिया है, ये वाला। ये टेक्स्ट एरिया के तौर पे इसको बड़ा छोटा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ जितना मर्जी उसको टेक्स्ट में लिख कर हम बैकएंड पर भेज सकते हैं। और इसमें फील्ड सेट है, ये ग्रुप करने के लिए चीज़ों को, इन इन सारी चीज़ों को एक ग्रुप में लगा के और उसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हो।
डेटा लिस्ट जो आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, ये इनपुट के साथ डेटा लिस्ट लिखी जाती है। जैसे कि ये इसमें यहाँ पर एग्जांपल में बताया हुआ है। इसमें जो आपने क्या करना होता है, इनपुट एक बनानी होती है और साथ में उसके डेटा लिस्ट के टैग के अंदर ऑप्शंस देने होते हैं। ये क्या कॉपी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, ये डेटा इनपुट एक बनाई और इनपुट में लिस्ट की उसने एक नाम लिखा है लिस्ट, और एक डेटा लिस्ट के अंदर उसने उसको आईडी दी है, जो लिस्ट की आईडी है ब्राउज़र, तो इस आईडी में भी हम ब्राउज़र लिखेंगे और इसमें ऑप्शंस इसको देंगे। ये एक ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अ, ये इसकी वैल्यूज़ आ, तो इसको रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर। और ये देखें, अब मैं इसमें इंटर करूँगा, जैसे मैंने इंटर किया तो ये नीचे उसके ऑप्शन सिलेक्ट होके आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप भी करता हूँ तो जो उसमें मैच होगा वो वाला आएगा। ये डेटा लिस्ट सेम जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट में दिखाई है। अगर मैं यहाँ पर ओ लिखता हूँ तो ये जिसमें ओ है वो उसको सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये डेटा लिस्ट ये यहाँ पर ये भी डेटा लिस्ट यूज़ हुई है इस प्रोजेक्ट में भी। अच्छा ये नेक्स्ट हमारे पास और यही इनपुट की टाइप्स हैं। इनपुट की टाइप पासवर्ड हो सकती है जिसमें हम पासवर्ड लिखते हैं। इनपुट की टाइप रीसेट हो सकती है, उसके क्लिक होने पर उसको वो पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा रिफ्रेश किए बगैर। और चेकबुक हो सकती है चेकबुक्स करने के लिए, चेक बॉक्सेस लगाने के लिए। डेट हो सकती है, ईमेल हो सकती है, इसमें सिर्फ वो ईमेल जब तक ईमेल सही नहीं लिखेंगे वो उसको बैकएंड पर भेजेगा नहीं। नंबर हो सकती है इनपुट की टाइप, अगर सिर्फ आपने नंबर लिखने हो। अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी हो तो इनपुट की टाइप फाइल होती है। इस तरह बेशुमार इसकी टाइप्स होती हैं। इनपुट की टाइप हिडन वो होती है जिसमें बैकएंड पर तो डेटा भेजती है लेकिन आपको फ्रंट एंड पर वो इनपुट शो नहीं हो रही होती है, जिसकी टाइप हिडन हो, लेकिन बैकएंड पर उसका डाटा जा रहा होता है। डेट टाइम होती है इसमें। रेंज इसमें इनपुट की टाइप हो सकती है, इसको हम साथ में रेंज की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। ये हम इसको कॉपी करके यहाँ पर लगा लेते हैं नीचे वाले फॉर्म में। अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि रेंज ये कैसे आ रही है। ये रेंज है, इसमें से आप कौन सी इसमें वैल्यू देना चाहते हैं वो इसको इस तरह स्क्रॉल करके आप दे सकते हैं। इनपुट की टाइप कलर भी होती है, वो भी आप कलर कौन सा पिक करके भेजना चाहते हैं बैकएंड पर वो कलर पिकर आ जाता है, उससे आप भेज सकते हैं। इनपुट की टाइप यूआरएल है, इसमें आप वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल लिखेंगे तो ही वो हो जाएगी। वीक है इसकी इनपुट की टाइप, आपको सेलेक्ट करने पर कौन सा वीक है वो उसका ड्रॉप डाउन आ जाता है। और इसमें क्या क्या है, रीड ओनली है जिसमें अगर आप एट्रीब्यूट रीड ओनली दे कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर इसने ये रीड ओनली लगाया हुआ एट्रीब्यूट, तो आप इसमें कुछ इंटर नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते हैं। यानी कि इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि रीड ओनली क्या करता है। रीड ओनली उसके अंदर कोई चीज़ लिखने नहीं देता। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये रीड ओनली है जॉन डो वाले में। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकता, लिखा नहीं जा रहा, लेकिन इसके अंदर लिखा जा रहा है क्योंकि इसको रीड ओनली नहीं बनाया हुआ। जो रीड ओनली होता है उसके अंदर कोई चीज़ हम लिख नहीं सकते होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह डिसेबल्ड भी है जिसमें ये डिसेबल और ये तकरीबन रीड ओनली सेम ही है, लेकिन डिसेबल ये करता है कि बैकएंड पर उसकी वैल्यू क्लिकेबल उसको नहीं करता, उसको बैकएंड पर वैल्यू नहीं भेजने देता। अगर इनपुट की टाइप बटन हो तो उसकी वैल्यू वो बैकएंड पर नहीं भेजता है। साइज है, उसके बाद मैक्स लेंथ आप दे सकते हैं, अगर नंबर उसके लिए तो मिन और मैक्स दे सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट है फाइल सेलेक्ट करने के लिए, अगर एक से ज़्यादा फाइलें अपलोड करवानी हो बैकएंड पर। पैटर्न है, पैटर्न के लिए आपने परेशान नहीं होना। पैटर्न आप किस तरह का पैटर्न चाहिए आप चैट जीपीटी को
कह कर उससे अपना पैटर्न लिखवा सकते हैं और ये पैटर्न यहाँ पे इनपुट को दे सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें उसी पैटर्न में जो जो पैटर्न अलाउ करेंगे सिर्फ उतने ही इनपुट के अंदर हमें लिखने देगा। प्लेस होल्डर होता है जो इनपुट के अंदर पहले लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है इसमें, इसको हम कॉपी करते हैं और अपने कोड में लेकर आते हैं यहाँ पर। अब इसमें प्लेस होल्डर जो ये वाला है ये पहले एक हिंट के तौर पर, सजेशन के तौर पर लिखा हुआ नज़र आता है। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें अंदर वो प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे इंटर करेंगे, लिखना शुरू कर दें, वो गायब हो जाएगा और हमारा नंबर जो एग्जैक्ट लिखेंगे वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। ये हमारी वेबसाइट पर लाइव पड़ी हैं, ये इसीलिए आपको यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट में इसको ओपन करके दिखाया है कि आपने स्टूडेंट एरा वेबसाइट पर आना है। स्टूडेंट एरा वेबसाइट पर आकर आपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्पेशलाइजेशन है। अभी लोड हो रहा है, ये बैक एंड वाली है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये वाली, इसके ऊपर आना है। और फिर आगे हमारा कोर्स HTML है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा आगे है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, अगर आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें ये HTML फॉर्म्स वाला हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, HTML फॉर्म्स आ जाएगा। और ये हम इसको, ये लाइव आपकी एग्जांपल्स यहाँ पर पड़ी, आप इधर से कॉपी पेस्ट करके अपने पास इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास क्या चीज़ है इसमें से देखने वाली। ये सारी एग्जांपल्स तो हम इसमें कवर नहीं कर सकते अभी, टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है, इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते। अच्छा जी, सेलेक्ट भी हमने ये देख लिया है, विजिबल वैल्यूज़, टेक्स्ट एरिया देख लिया है, डाटा लिस्ट हमने देख ली है। और इसमें क्या है, टाइप उसकी पासवर्ड अगर लिखेंगे तो वो डॉट डॉट बन जाएंगे और वो विजिबल नज़र नहीं आएंगे। इनपुट की टाइप सबमिट, ये हमने देख ली है। तो ये सारी बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ये कॉपी यहाँ से करके आपने अपने VS कोड में चेक कर करके देखना है। और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ क्या करती है, तो इजीली आपको ये इधर से समझ आ सकती है। और सारी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ मेन मेन जो यूज़ होती हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। और सारे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस एक दफ़ा इस एग्जाम्पल को, हर एग्जाम्पल को एक दफ़ा आपने समझ कर उसको प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। बेशक फिर फौरन उसी दिन आपको भूल जाए, वो मसला नहीं है। आपने बस एक दफ़ा अपने हाथ से ये गुजारा हुआ होना चाहिए। जैसे कि ये एक इनपुट है, इसमें उसने टाइप उसकी नंबर है और मिन और मैक्स उसने उसको दिया हुआ है। ये हम कॉपी करके अपने आते हैं यहाँ पर फॉर्म, इस वाले फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर लेबल कहता है कि क्वांटिटी बिटवीन 1 और 5, 1 और 5 ये सिर्फ लिखना अलाउ करेगा। ये यहाँ पर ये 1 और 5 सिर्फ आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके, ये देखिए नीचे नहीं जा रहा और ये ऊपर 5 के ऊपर भी नहीं जा रहा। अभी इसमें हम हाथ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये मैंने कीबोर्ड से लिख रहा हूँ। तो इसके लिए फिर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं कि वो कीबोर्ड से भी ना लिखने दें। ये HTML बेसिकली तो इतना क्लिक करने पर आगे नहीं जाने दे रहा, लेकिन अगर हम सेलेक्ट करके इनपुट से लिख लें तो फिर तो आप मर्जी से लिख सकते हैं। तो इस मकसद के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, वो भी हम बाद में फ्रंट एंड के कोर्स में देखेंगे कि कैसे इसको हमने लिमिट करना है, इसको वैलिडेट कैसे करना है। अच्छा जी, ये मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फाइल जब अपलोड करते हैं तो टाइप फाइल रखने के साथ आपने एक और एट्रीब्यूट भी लगानी होती है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, वो भी साथ लगाएंगे, फिर वो अपलोड करने देता है फाइल को। ये काफ़ी, ये जितनी भी ये फॉर्म के बारे में डिटेल थी सारी हमने इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, आपको एक बात बताने वाली है,
मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की तरह। अच्छा, ये स्टेप भी साथ लिख सकते हैं अगर पॉइंट में वैल्यू लिखनी हो। मतलब नंबर है और स्टेप आप इतने पॉइंट्स तक लिखना लिखना उसको अलाउ कर सकते हैं, यानी कि 1.003 या 0005 लिखेंगे तो फिर वो 3 से बढ़ रहा है तो उसको अलाउ नहीं करेगा। और अगर स्टेप एन ही लिख देंगे तो फिर आप कोई भी पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हैं, ANY अगर इसकी जगह लिख देंगे तो कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं फिर। और फाइल पिक्चर अपलोड करवानी है आपने फ्रंट एंड से, तो उसके लिए एक फॉर्म के साथ एट्रीब्यूट हमें लगाना पड़ती है। उस एट्रीब्यूट का नाम है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। यहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहाँ पर लिखा हुआ है। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा वो आपने साथ लगाना पड़ती है, तब आपका वो फाइल बैकएंड पर सेंड होती है। अदरवाइज वो खाली फाइल बैकएंड पर भेज देता है। मतलब कि नहीं भेजता, खाली मतलब नल वैल्यू भेज देता है जो फाइल अंदर होती नहीं। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही है। ये काफ़ी ज़्यादा फार्म के बारे में डिटेल है, आपने बाकी सारी डिटेल यहाँ से इसको समझने की कोशिश करनी है। सारा भी समझ आया ये ज़रूरी नहीं है, आपने बस जो इसमें से इजीली आपको समझ आ रहा है बस वो ठीक है। बाकी ज़्यादा जो कोई बात अगर नहीं समझ आती तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आप बैक एंड डेवलपर हो अभी, आपको इसमें हर चीज़ के बारे में डिटेल में पता होना वो ज़रूरी नहीं है। बैकएंड में आपने PHP और लारावेल और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हाँ, जब हम फ्रंट एंड करवाएंगे तो फिर फ्रंट एंड में ये दोबारा फॉर्म के टॉपिक आएंगे, तो उसमें हम फिर मज़ीद इसको डिटेल से देख लेंगे कि कैसे हमने रिएक्ट में कैसे यूज़ करना है और वैसे फॉर्म को हम कैसे सिंपल HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक और बात बता दूं कि मेरा अभी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इसमें से अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी, मैं भी पहली दफ़ा मैंने आपके लिए जब ये लेक्चर बनाया है तब ये मेरी नज़रों से गुजरी हैं। मतलब मुझे भी इसमें से हर चीज़ मुझे भी नहीं पता है। अभी मुझे पता चली जब मैंने आपके लिए ये लेक्चर अपलोड यहाँ पर कर रहा था, तब मैंने इसको जब रिसर्च किया तो फिर मुझे और चीज़ें पता चली कि अच्छा ये भी नई चीज़ है, ये भी और चीज़ है, ये भी और चीज़ है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में ऐसे हिफ्ज होना ज़रूरी नहीं है। आपने बस ये जितनी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है आपने एक दफ़ा उसको अपने हाथ से गुजार देना है। ये आ गया मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये है। आप यहाँ पर नीचे सबमिट वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं और यहाँ ऊपर यहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मेथड के साथ मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा आप साथ लगा देंगे तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो सही तरीके से अपलोड हो जाएंगी। तो ये आज के लिए इतना ही है, बाकी आपने इसको यहाँ से कर लेना है। और इसकी मज़ीद अगर समझ ना लगे तो आपने वीडियो को दोबारा देख लेना है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ये लास्ट टॉपिक होगा HTML का। और इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमारी कुछ HTML की रह गई हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये वाली टाइटल, फेविकॉन, इमोजीज, कैनवास, ये सारी चीज़ें हम फिर कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।